धरती के सारे हरियाणवी भाइयों को राम राम। आज जैसा कि आपको पता है हमारे रहबरे आजम सर छोटू राम जी की जयंती है और हमारे साथ विशेष मेहमान हैं जिन्होंने बहुत काम किया है। आइए मैं आप लोगों को इस पावन पर्व पर, इस जयंती पर मिलवाता हूं मेहमान से और हम बहुत सारी बातें करेंगे। आपके जो भी पर्सन हो, आप इस लाइव वीडियो में लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। हम कोशिश करेंगे कि आप से जो भी आपके वाजिब से जवाब क्वेश्चन हो उनका हम जवाब दे पाएँ। जी सर, बोलो हरियाणवी पर आपका स्वागत है। हम पहले तो आपका परिचय लेना चाहेंगे सर। मैं हूं कर्नल योगेंद्र सिंह। अ, भारतीय सेना से रिटायर्ड हूं। आजकल रोहतक में हूं। मेरा पैतृक गांव है भदानी, जो झज्जर जिले में है। झज्जर से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। जी कर्नल साहब, ये जो हैं इतनी मोटी मोटी किताबें रखी हैं, तो सर छोटू राम जी को मतलब कब आपने पहली बार पढ़ा और फिर इतना डीप में कैसे कब चले गए आप? मेरे ख्याल में सर छोटूराम को हरियाणा में पढ़ा नहीं जाता, वो घुटी में मिलता है। अ, सर छोटूराम के बहुत सारे नाम हैं। जी एक बार हम इसको एक बार शेयर करेंगे। एक बार आप भी दोस्तों जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं इसको शेयर कर सकते हैं। और जी कंटिन्यू। तो सर छोटूराम को आमतौर पे कई नामों से, कई उनके पद उनको दिए जाते हैं। उनमें से सबसे प्यारा जो पद था वो हमारी दादी देती थी, छोटा राम। राम और उसका छोटा रूप छोटा राम। और इसी तरह मेरे ख्याल में दूसरा उनको जो पदवी, उनको जो अलंकरण उनके लिए आम लोगों ने चुना, वो है मुस्लिम किसान ने जो चुना था, वो उसको रहबर ए आजम कहते थे। रहबर ए आजम का मतलब है, रहबर यानी मार्गदर्शक, ए आजम यानी, आजम मतलब महान, महान मार्गदर्शक। महान मार्गदर्शक एक तरह से अगर आप मुस्लिम उसमें व्याख्या में देखो तो पैगंबर के बाद, तो लगभग वही बात जो हमारी दादी छोटा राम कह के बोलती थी, वो मुस्लिम किसान उनको रहबर आजम बोलते थे। एक नाम जो मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं जिससे, वो है उनके साथ जो शब्द जोड़ते हैं, दीन बंधु। दीन वो व्यक्ति होता है जिसने आशा छोड़ दी है, जिसको अब कोई उम्मीद नहीं दिखती, जिसको जीवन में अंधेरा ही अंधेरा। छोटूराम का जो समर्थक था और है, वो दीन नहीं। वो कमजोर हो सकता है, गरीब हो सकता है, लेकिन दीन नहीं है। यह व्यक्ति हर छठे महीने, चाहे पहली फसल ठीक रही हो ना रही हो, जाके फिर से मेहनत करता है। तो वो दीन नहीं हो सकता, वो निराशावादी नहीं हो सकता। इसलिए ये मैं बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करता हूँ रहबर आजम के लिए। वो एक बहादुर वर्ग के नेता थे, और उनकी जो सबसे बड़ी क्वालिटी जो थी, लीडरशिप। लीडरशिप जो होती है, नेतागिरी और नेतृत्व में बहुत फर्क होता है। आजकल आपको बहुत सारे मिल जाएंगे सफ़ेद कुर्ता पजामा पहने हुए, एक काफिला जिसमें आगे एक कोई परिवारवादी व्यक्ति चल रहा है, अपने दूसरी गाड़ी में उसका पुत्र या सपुत्री चल रही है, और उसके पीछे इन कुर्ते पजामे वालों की एक भीड़ चल रही है। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए रहबर आजम के पास कोई जगह नहीं थी। जी मैं कर्नल साहब बीच में रोक रहा हूँ आपको।
ये आज के नेता भी जो है हर स्टेज पे ये बोलते हैं कि सर छोटू राम जी ने दो बात कही थी, है बोले किसान बोलना सीख ले। मैंने कभी इनकी व्याख्या नहीं सुनी किसी भी उसमें। तो किस संदर्भ में सर छोटू राम जी ने ये बात, एक बात जो पहली कही, बोलना सीख ले, तो उसको किस संदर्भ में देखते हैं आप, किस कही होगी, क्या है? आ, ये बात भी किसी हद तक दीन शब्द के इस्तेमाल से जुड़ी हुई है। बोलना सीख ले मतलब एक कठोरता है हमारी भाषा में, एक अक्खड़पन है जो एक जब आप एक मिश्रित समाज में जाके उस भाषा का इस्तेमाल करते हो तो दूसरे पे उसका प्रभाव कई बार अ, नकारात्मक पड़ जाता है। वो सोचता है कि आप उससे लड़ रहे हो, आप उससे गुस्सा कर रहे हो, या आप इतना एकदम से ठेठ और सीधा बात बोल देते हो। आमतौर पे लोग कोशिश करते हैं कि अगर उनको कुछ बोलना है तो पहले भूमिका बनाते हैं, हम लोग वो नहीं बनाते। तो उनका कहने का मतलब था कि आप थोड़ा सा अपना इस ढंग से बात को प्रस्तुत करना शुरू करो कि जिससे आगे वाला उस बात को ग्रहण करने के लिए और समझ करने के लिए मनोवैज्ञानिक तौर पे तैयार हो जाए। ये था उनका कहने का मतलब बोलना सीख ले से। और दूसरा, दूसरा, दुश्मन को ले पहचान। हाँ, ये तो बहुत ज़रूरी होता है कि हमें अच्छे बुरे का पहचान होना चाहिए। हमें ये ज्ञान होना चाहिए कि कौन व्यक्ति हमें सही रास्ते पे ले जा रहा है और कौन गलत पे। अब जो किसान था वो जब छोटूराम जी का जीवन शुरू हुआ उस समय कर्ज में डूबा हुआ। अब क्या हो गया था कि इसको बहुत से लोग नहीं जानते कि अंग्रेजों के आने से पहले व्यक्तित्व स्वामित्व जमीन के ऊपर नहीं था। जमीन जो थी वो एक गांव की एस्टेट होती थी, रेवेन्यू एस्टेट, महल कहते थे उसको। तो महल के ऊपर कितने हल थे, उन हलों में वो जमीन बटी होती थी। उसमें हो सकता है मेरे पास मान लो 25 एकड़ हो, लेकिन मेरा मैं अपने एक हल से 10 एकड़ जोत रहा हूँ। तो जो बाकी 15 एकड़ थी वो कोई और हल हो सकता है जोत रहा हो। मेरे को उससे कुछ बटाई लेने का हक था, लेकिन मुझे वो जो जमीन में नहीं जोत पा रहा हूँ उसको बेचने खरीदने का हक नहीं था। व्यक्तित्व स्वामित्व जो था वो अंग्रेजों के द्वारा दिया गया। व्यक्तित्व स्वामित्व होने के बाद एक प्रॉब्लम आ गई। उस प्रॉब्लम को मैं आज के संदर्भ में बोलूं तो जब ये जमीन आजकल जहां अधिग्रहण हो गई या बिक गई और बहुत सारा पैसा अचानक आ गया लोगों के पास, तो बहुत से लोगों ने वो पैसा बर्बाद कर दिया। इसी तरह उस समय जो एक नया अधिकार किसान को मिला, तो उसका जो उसके ऊपर से भला चाहने वाले थे लेकिन अंदर से उसको एक्सप्लॉइट करना चाहते थे, उन्होंने बोला कि भाई तुम लोन ले सकते हो, इस जमीन के बदले लोन हम दे देंगे। उस किसान की ये नहीं समझ में पता थी कि उसकी जमीन पैदावार कितनी देगी, कितना लोन वो सहन कर सकता है, कितना। तो इस कारण से लोन और उसके ऊपर चक्रवर्ती ब्याज ब्याज लग के, और वो लगभग 40% जो थे किसान वो या तो मुजारे हो रखे थे। मुजारे का मतलब है कि जमीन उनकी थी लेकिन अब वो गिरवी होके किसी साहूकार की हो चुकी थी, और ये अब उनके यहाँ पे बांटे पड़े। लगभग आप मतलब आज से 100 साल पहले जिस का वक्त जिक्र वो, करें। हाँ, जी जी। जिस वक्त वो बच्चे थे उस समय। जी जी। और उसी से उनकी बहुत सी जीवन की जो शुरू की घटनाएं संबंधित हैं। जब वो एक जगह पे उनको बोला जाता है, एक साहूकार, आज की भाषा में आड़ती कहो, कि भाई तू पंखा कर दे, और वो ना बोलते हैं सांपले में। तो ये सारी बातें उसी संदर्भ में हैं कि किसान की जो स्थिति थी वो बहुत कमजोर हो रखी थी। और और अगर आज से 100 साल पहले हम जाएं, ठीक 1920 में जाएं, तो अपने 39वें जन्म दिवस पर सर छोटूराम जी क्या कर रहे थे? उस समय की जो एक बड़ी घटना हुई, महत्वपूर्ण घटना, जिसने एक तरह से उनके जो राजनीतिक जीवन की दिशा बदल दी, वो था जिसको सरकारी भाषा में किया कहा जाता था रिफॉर्म्स एक्ट 1919।
1919 का रिफॉर्म्स एक्ट, जिसको आम भाषा में आज के दिन आप पढ़ते हो रॉलेट एक्ट के तौर पे। इस रॉलेट एक्ट में बहुत सारे प्रावधान थे। जहां तक सर छोटूराम का संबंध है, इसका एक प्रावधान था, वो था जो प्रोविंशियल असेंबली बन रही थी उनके अंदर रूरल और अर्बन कॉन्स्टिट्यूएंसीज का विभाजन। ये बात कांग्रेस नहीं चाहती थी। हम बात कर रहे हैं अंबाला डिवीजन की। बाकी देश में उनके और भी बहुत सारे उसके खिलाफ उनका विरोध था, लेकिन जहां तक यहाँ की बात है, यहाँ पे मोटी बात ये थी कि कांग्रेस नहीं चाहती थी कि कॉन्स्टिट्यूएंसी जो बने प्रोविंशियल असेंबली की, वो अर्बन और रूरल बने। रहबरे आजम का तर्क था कि अगर ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज अलग अलग नहीं होती तो जो ग्रामीण परिवेश से आते हैं उनको राज में हिस्सा नहीं मिलेगा। तो ये बात कांग्रेस को स्वीकार करनी चाहिए। इस बात के ऊपर उनका उनसे विरोधाभास हुआ। रोहतक में 2 कॉन्फ्रेंसेस हुई, एक 7 नवंबर को और दूसरी 8 नवंबर को। ये कॉन्फ्रेंसेस थी, 7 नवंबर वाली कॉन्फ्रेंस में लोगों ने अपने अपने विचार रखे। कोई 7-8 हज़ार आदमियों की हाजिरी थी, तो गांव से भी लोग आए हुए थे और भाई शहर से भी बड़ा तबका था, पंडित नेकीराम वगैरह ये सब वहाँ पे थे और ये रॉलेट एक्ट के विरोध में थे। रहबरे आजम, बाकी इन सब की स्पीचेस हुई। जब रहबरे आजम बोलना शुरू किए और उन्होंने कहा कि भाई मैं इसका निम्नलिखित कारणों से विरोध करता हूं, तो एक जो दर्शक ग्रुप था उसने शेम शेम के नारे लगाने शुरू कर दिए और इस बात पे वो दोनों गुटों में आपस में जो समर्थक थे रहबरे आजम के और ये जो शहरी ग्रुप था, इसके बीच में तनाव हो गया। तो वहाँ पे जो सरकारी प्रतिनिधि बैठे थे उन्होंने कहा कि आप चले ही जाएं तो अच्छा है, इससे पहले कि यहाँ पे कुछ हो। तो सर छोटूराम वहाँ से उठ के चल पड़े, लेकिन बाद में उन्होंने, जो शहरी वर्ग था, उन्होंने कहा नहीं उनको बुला के ले आओ, हम उनकी सुनेंगे। तो रहबरे आजम ने कहा कि अभी मुझे नहीं, आप लालचंद जी को ले जाइए जो वहीं पे थे। तो वो लालचंद जी वापस गए, लेकिन वहाँ पे बात नहीं बनी और फिर से वो हो गया। अगली जो कॉन्फ्रेंस थी वो, उसमें ग्रामीण परिवेश से बहुत ही कम लोग थे, ज़्यादातर लोग शहरी परिवेश से थे और उन्होंने नॉन कॉपरेट सत्याग्रह और स्वराज का रेजोल्यूशन को समर्थन दे दिया। इन दूसरे शब्दों में वो जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज बननी थी उनका विरोध कर दिया। यहाँ से कांग्रेस और रहबरे आजम के रास्ते अलग अलग हो गए। जी। तो उन्होंने मतलब 4 साल जिला अध्यक्ष रहने के बाद कांग्रेस के, फिर कांग्रेस को छोड़ दिया और अपने जन्मदिवस पर शायद बहुत धौंध में होंगे, वैचारिक रूप से वो सोच रहे होंगे कि क्या रास्ता निकाला जाए। फिर क्या चेंज आया उसके बाद, उन्होंने क्या क्या? नहीं, रास्ता बड़ा स्पष्ट था उनके सामने। वो रॉलेट एक्ट का विरोध नहीं करते तो कांग्रेस के अंदर उनके मुकाबले का उस समय कोई नेता नहीं था ग्रामीण परिवेश से, तो अपने आप उनका कद बहुत ऊपर होना था कांग्रेस में। लेकिन बात उनकी, उन्होंने कभी, यही बात है मॉरल, नैतिक साहस की, कि उन्होंने कभी अपने जीवन में अपने आप को आगे रख के कोई फैसला नहीं लिया। और यहाँ पे भी उनका फैसला इस बात पे आधारित था कि वो प्रतिनिधि थे ग्रामीण परिवेश के और वो कहते थे कि भाई जब तक उनको आप एक तरह से ये उनकी कॉन्स्टिट्यूशन, उनके और शहरी वर्ग के जो हित थे वो कॉमन नहीं थे। तो उन्होंने कहा भाई उनके भी हित को सुनना है, उनके हित को सुनना है तो तभी सुन पाओगे जब उनका प्रतिनिधि लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठेगा, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। इस बात में जी कर्नल साहब, अगर आज के दौर में भी हम गाँव में जाते हैं तो किसान बेहाल है और बेरोजगारी भी है बहुत सारी, और जो हमारे युवा हैं उनकी मैरिज की भी प्रॉब्लम है जो 1920 में भी थी। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि जैसा 1920 में था वैसा ही आज का गांव हमारा?
हाँ, बहुत हद तक। इनफैक्ट मैं आपको और थोड़ा पीछे ले जाता हूँ। 1907 में उन्होंने रेवरे आजम ने, जब वो विद्यार्थी थे सेंट स्टीफन कॉलेज में, तो कॉलेज की पत्रिका में एक लेख लिखा था अपने हमारे हरियाणा के गांव के बारे में। और उसके अंदर बहुत ही विश्लेषक वो व्याख्यान है, लेख है, जिसके अंदर वो बड़ी कमजोरियां आइडेंटिफाई करते हैं और उसके बाद उनका हल बताते हैं। ये एक बड़ी अच्छी बात थी रहबरे आजम में कि वो एक आम रन ऑफ द मिल जो नेतागिरी करने वाले होते हैं उनकी तरह सिर्फ प्रॉब्लम्स को उठा के नहीं शोर मचाते थे। वो जब भी किसी प्रॉब्लम का जिक्र करते थे तो उसके बाद उसका सॉल्यूशन देते थे वहीं पे, उसी अपनी स्पीच में या अपने लेख में वो उसका सॉल्यूशन भी साथ में देते थे कि ये प्रॉब्लम है। तो ये जो गांव वाला था उस समय उन्होंने आइडेंटिफाई की थी कि भाई एक तो जॉइंट फैमिली सिस्टम जो है वैसे बहुत अच्छा है, लेकिन इसके अंदर एक सॉर्ट ऑफ डिक्टेटरशिप हो जाती है। तो जो एल्डर होते हैं उनकी, तो वो कई बार गलत फैसले हो जाते हैं जिससे पूरा परिवार सफर करता है। दूसरा उन्होंने आइडेंटिफाई किया था कि इसके अंदर इंसेंटिव नहीं है इंडिविजुअल को काम करने का, क्योंकि सारी की सारी कमाई एक कॉमन किटी में आती है और वहाँ से सब पे खर्च होती है। तो उसमें से जो थोड़ा सा मेरे जैसा है, कम मेहनत से काम चलाना चाहता है, वो अपने आराम करता है और दूसरा भाई जो है वो लगा रहता है। और दूसरी चीज़ उन्होंने आइडेंटिफाई की थी स्त्री का स्थान। वो प्रॉब्लम आज भी हमारे पास है कि स्त्री का स्थान हमारे समाज में अभी भी बराबरी का नहीं आया है। तो इसका इलाज उन्होंने बोला था एजुकेशन, और जॉइंट फैमिली का उन्होंने बोला था कॉरपोरेटाइजेशन। कॉरपोरेटाइजेशन अगर आप अपने परिवेश में आज भी देखो तो कुछ घर हैं जिनमें जॉइंट फैमिलीज हैं, लेकिन बच्चों को अपनी जो अर्निंग है उसका कुछ हिस्सा अपने पास रखने का और अपने ढंग से इस्तेमाल करने का अधिकार जो पेट्रियार्क है, जो प्रमुख हैं, वो दे देते हैं और ये फैमिली कामयाब होती हैं। तो इसमें जॉइंट फैमिली के अच्छाइयाँ भी मिल जाती हैं और बुराइयाँ दूर हो जाती हैं। तो ये उन्होंने उस समय सॉल्यूशन दिया था। फिर उन्होंने कहा था भजनियों के बारे में कि भाई ये लोग एक बहुत अच्छा काम करते हैं कि समाज में अच्छी कहानियाँ बताते हैं जिससे लोगों को अच्छी शिक्षा मिलती है। अब आप अगर आज के संदर्भ में देखो तो ये जो हमारे म्यूजिक वीडियो वगैरह, इनका बहुत प्रभाव है समाज पे। तो अब आप जिस किस्म के वीडियोस बनाओगे उस किस्म का समाज बनेगा। तो सांगी और भजनी में उस समय फर्क होता था। भजनी गांव के अंदर परफॉर्म किया करते और सांगी थोड़े गांव से बाहर परफॉर्म किया। तो वो मेरे ख्याल में हमें अभी भी थोड़ा समझना चाहिए। नेक्स्ट चीज़ उन्होंने उस समय भी, तो ये जो चीज़ें थी कृषि का, उन्होंने कहा था कि कृषि पे हम वही काम नहीं कर सकते जो सिंधु सरस्वती सभ्यता के दौर में हुआ करते। आज भी हमारे सामने एक चुनौती है किसान के तौर पे कि समय बदल रहा है। एक समय था जब भारत को गेहूं की, चावल की जरूरत थी, आयात करता था। आज हमारे पास भंडार भरे पड़े हैं। उस समय सिर्फ पंजाब हरियाणा में गेहूं होता था, आज मध्य प्रदेश में गेहूं होता है, यूपी में गेहूं होता है, चावल है वो बहुत सारे देश के हिस्सों में होता है। अब हम इन्हीं के पीछे पड़े रहेंगे तो हम नुकसान उठाएंगे। जी। तो हमें एक बड़ी बात थी चौधरी छोटूराम की, वो थी राज में साझा। मतलब देखो, किसान आप किसी भी ढंग से काउंट कर लो हरियाणा की जनसंख्या को, लगभग 30% से ज्यादा लोग आज भी सीधे तौर पे कृषि से जुड़े। सरकार जो है वो सबकी होती है। दोस्तों, कर्नल साहब ने कहा है राज में साझा, और जो सरकार है वो सभी की होती है। तो आप भी आज सर छोटूराम की जयंती पर इस बारे में सोच सकते हो कि वो इतने 100 साल पहले वो सोचते थे और उन्होंने अंग्रेजों के टाइम करके दिखाया।
हमेशा सरकार के विरोध में खड़े रहना भी कोई समस्या का समाधान नहीं होता। जब आपको पता है कि ये इतने टाइम के लिए ये सरकार बन चुकी है, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि अपने जो काम है, जो सार्वजनिक काम है, हालांकि बहुत सारे जो जुड़े हुए लोग हैं राजनीति नेताओं से, वो अपने व्यक्तिगत कामों पे ज़्यादा जोर दे देते हैं, सामाजिक कामों पे नहीं देते। और जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं अभी बहुत सारे साथी हैं, ऑस्ट्रेलिया से पवन टोकस हैं, परवीन सांगवान है, पर्थ से दीपक सांगवान हैं, ये हमारे और भी बहुत सारे साथी हैं। हम कर्नल साहब से उसी विषय पर आते हैं। और आप भी आज उनके जो जयंती को मना रहे हैं, हमारा यही मकसद है कि सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, और सोशल मीडिया पे बहुत कम मटेरियल है सर छोटूराम से रिलेटेड। तो हमारी कोशिश है कि उनका थोड़ा सा, हालांकि उनका व्यक्तित्व तो बहुत बड़ा था, एक इंटरव्यू में संभव नहीं है कि हम उन बातों को कवर करें, लेकिन हम सभी मिलकर अपनी अपनी जगह पे इस तरह की बातचीत करेंगे, इंटरव्यू करेंगे, तो सोशल मीडिया पे भी और अच्छी अच्छी बातें आएंगी। जी कर्नल साहब, आज का जो युवा है वो सर छोटूराम को अपनी लाइफ में कैसे सुधार कर सकता है, इनकी किन किन बातों को लेकर? उससे पहले मैं इस राज में साझे वाले पे थोड़ा सा और आपने बहुत अच्छा उसका विश्लेषण किया। देखिए, सरकार जो होती है वो सबकी होती है, पार्टियां अलग अलग होती हैं। जैसा कि हम अभी बात कर रहे थे, जब रॉलेट एक्ट बना और रूरल कॉन्स्टिट्यूंसीज का कंसेप्ट आया, तो उस मुद्दे पे रहबर आजम ने कांग्रेस को छोड़ दिया, उनसे अलग हो गई, यूनियनिस्ट पार्टी, जमींदार पार्टी बनाई। इसी तरह आज के दिन भी सभी जो राजनीतिक दल हैं उनके अपने अपने एजेंडे। ये कोई भी राजनीतिक दल किसी समय सत्ता में आ सकता है। हम जो किसान वर्ग है, हमें ये पता होना चाहिए कि हम वोट उस पार्टी को देंगे जो हमारे हितों की रक्षा करने का वायदा सबसे बढ़िया करती है। लेकिन हमें इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि अगर दूसरी पार्टी का शासन आ जाता है तो भी हमें अपने काम तो करने हैं और करवाने हैं उस सरकार से। अपने काम से मेरा मतलब ये नहीं है व्यक्तिगत काम के मैं जाके अपने बच्चे की नौकरी के लिए सिफारिशें लगवाता फिर, वो अलग चीज़ है। मैं बात कर रहा हूँ सामूहिक काम, कृषि से रिलेटेड काम। तो उसके लिए हर वक्त अपोजिशन या सत्याग्रह या रास्ता रोको ही सॉल्यूशन नहीं होता है। हमें अपना केस अच्छे से तैयार करना चाहिए, परिवेश को समझना चाहिए और उसके हिसाब से आगे रखना चाहिए। इसमें बहुत जरूरी है हम किस व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। एक समय था जब चौधरी चौधरी जो आजकल बहुत सारे एक किसान वर्ग जिससे हम भी आते हैं, उसमें चौधरी शब्द हमारे लिए वैसे भी इस्तेमाल कर देते हैं, भी ये चौधरी हैं। चौधरी शब्द की उत्पत्ति है एक प्रतिनिधि जो एक गांव चुनता था अपनी बातों को सरकार के समक्ष रखने के लिए। मुगल समय से चलती आ रही थी ये पद्धति, और ये व्यक्ति आमतौर पे किसान वर्ग से होता था, क्योंकि किसान वर्ग ही था जो लगान देता था जिससे देश उन दिनों में चलता था। तो ये चौधरी का सिलेक्शन होता था उसकी काबिलियत में, इसलिए नहीं होता था कि वो गांव का सबसे बड़ा जमींदार है, उसके पास 2 हल हैं या 4 हल हैं, या उसका सबसे ज्यादा उसके बेटे ताकतवर हैं, उसके पास पोतों की नफरी ज्यादा है। ये बातें नहीं होती, बात ये देखी जाती थी कि उसका दिमाग ठीक है या नहीं। तो हमें भी बहुत जरूरी है देखना कि हम ऐसे नेताओं को पकड़ें जो हम ये ना देखें कि उसके दादा के था और फलाना के था। ये देखो कि इस व्यक्ति में योग्यता कितनी है। और सरकार में साझा रखो, तुम लोग 30% हो, 30% जनसंख्या का हक है कि उसका पॉलिसी मेकिंग में हिस्सा हो। तो आप जब किसी सरकार में साझा मांगते हो तो आप कोई एहसान नहीं मांग रहे हो, आप अपना हक मांग रहे जी जी बिल्कुल। हो। हाँ जी। हाँ, आज आज का युवा, आज हमारे का साथ बहुत सारे युवा जुड़े हुए हैं। देखिए, आज के युवा के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बड़ा कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, इसके अंदर वो कैसे कामयाब हो कि नैतिक तौर पे भी वो संतुष्ट रहे और भौतिक तौर पे भी वो कामयाब हो।
ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है लगभग हर एक उसमें, क्योंकि आखिरकार हम जो कोई कमाई करते हैं तो क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए करते हैं कि हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़े। सिर्फ पैसा कमा के तिजोरी में भरने के लिए अगर हम काम कर रहे हैं तो कुछ गड़बड़ है। रहबरे आजम का जीवन पूरा इसी बात को दर्शाता है। वो एक बहुत ही साधारण से भी साधारण परिवेश से उठे। उनके पिता बड़े छोटे किसान थे। मेरिट के बेसिस पे उन्होंने स्कॉलरशिप ली। मेरिट के बेसिस पे उन्होंने सेंट स्टीफन कॉलेज या इधर उधर जहाँ पे भी उन्होंने शिक्षा ग्रहण की वो मेरिट के बेस पे थी। और उसके बाद जब वो कामयाब हुए तो उन्होंने अपने पद का, अपनी शक्ति का उपयोग समाज के लिए किया। और ये करने से उनको दोनों तरह से संतुष्टि मिली कि उनका नाम भी हुआ और उन्होंने जो काम किया उसका फल के स्वरूप उनकी जीवन शैली भी थोड़ी सी संपन्न थी और संतुष्टि मिली उन्हें अपने काम। यही काम हमें करना चाहिए। हथेली पे सरसों हरी नहीं होती है। मेहनत करना, लंबे समय तक मेहनत करना और एक नैतिक दायरे में रहते हुए मेहनत करना, यही गुर है जो चौरी छोटूराम ने बताया। जी जी दोस्तों, आपको जरूर जो है अपने स्टडी टाइम में जब आप अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं तो उस दौरान आपको सर छोटूराम को थोड़ा सा टाइम निकाल के पढ़ना चाहिए। और रोहतक तो वैसे ही हब है, कर्नल साहब बहुत सारे बाहर से यहाँ पे आते हैं। तो 24 नवंबर जो उनका जयंती है, हालांकि वो कहते थे कि बसंत पंचमी को मेरा जन्मदिवस मनाया जाना चाहिए, तो हम 24 नवंबर से लेकर और 16 फरवरी को है इस बार बसंत पंचमी। तो हम तब तक भी 24 को भी मनाएं, 16 फरवरी को भी मनाएं, और जब हम उनको पढ़ेंगे तभी हमें पता लगेगा कि उनने बहुत ही यंग एज में जो है समाज के लिए क्या क्या काम किया। और बड़ा मुश्किल था, बहुत कम संसाधन थे, लेकिन उनमें करने का जज्बा था। और मुझे लगता है कि आज भी हमें जो है एक सर छोटूराम की ज़रूरत है, क्योंकि 1970 के बाद जितने भी दशक गए हैं, धीरे 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 हमारे गांव के किसानों की हालत बहुत खराब होती जा रही है। तो इसी उम्मीद के साथ कि हम सभी युवा जो है आज उनकी जयंती पर उनके जो विचार हैं। जी कर्नल साहब। जी एक बड़ी, ये जो राजनीतिक वोट बैंक पॉलिटिक्स है, इसने एक बड़ा अन्याय किया है सर छोटूराम के साथ, कि उनको एक जातिगत नेता, जाति विशेष के नेता के तौर पे प्रस्तुत करने की कोशिश की है। सर छोटूराम एक वर्ग के मसीहा थे। वो रहबरे आजम थे किसान वर्ग के। और किसान वर्ग आज भी देश में, पूरे देश में 30% तो ऐसे हैं जो सीधा जमीन से जुड़े हुए हैं। जमीन की ओनरशिप जिनके पास है, उनके खेती वो करते हैं। तो इस वर्ग में जो भी आया उस सब के वो प्रतिनिधि थे, उन सब के लिए वो काम करते थे। कोई भी, मैं ये एक चैलेंज देता हूं कि कोई भी व्यक्ति मुझे उनकी पॉलिसी एक भी ऐसी दिखा दे जो सिर्फ जाटों के लिए बनाई हो। उन्होंने एक पूरे किसान वर्ग के लिए बनाई। और उस समय हमें ये पता होना चाहिए कि सारी की सारी इकोनॉमी, खासतौर पे अंबाला डिवीजन की, कृषि पे आधारित थी और कुछ था नहीं। तो जो इकोनॉमी की जो साइकिल शुरू होता है वो कृषि, फसल आने से शुरू होता था। फसल आती थी, मार्केट में जाती थी, पैसा जनरेट होता था, उसी से बाकी सब जितने भी आर्टिसन थे, चाहे वो जूते बनाने वाला है, चाहे वो जेवर बनाने वाला है, सबका, सबके अंदर वो डिस्ट्रीब्यूट होता था पैसा। उसके बगैर आपका जीवन चल नहीं सकता था। तो वो एक तरह से पूरे एक वर्ग के नेता थे। और वो वर्ग उस समय की जनसंख्या का 80% था। जी जी कर्नल साहब, एक बात भी हमने देखी, 1970 तक जो है जमींदार की हालत बहुत ही मतलब अच्छी, जो कानून उन्होंने बनाए
और उसके बाद धीरे 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 सब कुछ प्राइवेट हो गया। उस टाइम सरकारी स्कूलों में सब पढ़ते थे, सरकारी अस्पताल थे, अच्छा जमींदार काम कर रहा था। लेकिन धीरे धीरे इतने सालों में जो सर्विस सेक्टर ऊपर आ गया और जो एग्रीकल्चर है वो नीचे आ गई। तो क्या कुछ उनको इम्प्लीमेंट करने में कमी रहेगी सरकार की? नहीं, ये एक समय का चक्र है। अंग्रेज़ों ने बहुत अच्छे काम किए हैं। मैं उन व्यक्तियों में से हूँ जो ये कहता हूँ कि अंग्रेज़ों का आना इस देश के लिए बहुत अच्छी घटना थी। लेकिन एक जो प्रॉब्लम अंग्रेज़ों ने की पद्धति ने क्रिएट की वो थी, और शायद वो समय के साथ हो भी रहा था, पूरी दुनिया में हो रहा था, वो था स्टेट का सोसाइटी के ऊपर इम्पोजिशन। उससे मेरा कहने का मतलब है कि जो सरकार है उसने ज़्यादा काम अपने हाथ में लेने शुरू कर दिए। तो एक माई बाप सरकार बनने लग गई। फिर जब तक हम आज़ाद हुए तब तक सोशलिज्म बड़ा पॉपुलर हो गया था दुनिया में। तो सोशल सिक्योरिटी जो थी वो, जैसे आज के दिन आप स्कैंडिनेवियन कंट्रीज को देखो, स्वीडन वगैरह को, तो वहाँ पे सोशल सिक्योरिटी एंटायरली गवर्नमेंट के हाथ में है। तो वो मॉडल नेहरू जी के समय में भारत में भी इम्प्लीमेंट होने की कोशिश की गई, वो अभी भी हो रहा है। इस मॉडल की एक भारी कमी ये है कि ये जो समाज है उसको कमज़ोर करता है। तो हमारा देश जो सामाजिक व्यवस्था पे आधारित था, गांव, विलेज एज ए रिपब्लिक की व्यवस्था पे आधारित था, वो अब विलेज वीक हो गया। उससे ये जो सारी संस्थाएं हैं ये अब सरकार के हाथ में चली गई। एक समय आता है जब कोई भी संस्था अपने से बहुत बड़ी हो जाती है, उसकी मैनेजमेंट बहुत कमज़ोर हो जाती है। ये आप चाहे रशिया के फॉल में, सोवियत यूनियन के फॉल में देख लीजिए, चाहे कहीं पे भी देख, कुछ चीज़ें हैं जिनकी जिम्मेवारी हमें वापस समाज को देनी पड़ेगी। जैसे गांव का स्कूल, गांव का जोहड़, गांव का कुआं, मतलब वाटर सप्लाई कह लीजिए आज के दिन, गांव का चौकीदारा। दूसरे शब्दों में कि गांव में जो लॉ एंड ऑर्डर है वो डंडे के बल पे नहीं बल्कि वो लोक लाज से चले आदमी। अब हम इतने वीक हो गए हैं कि अगर हमारे गांव में कोई व्यक्ति बहुत बड़े बॉक्स टाइप स्पीकर अपने ट्रैक्टर पे रख के घूमता है तो उसको रोकने का साहस गांव का बड़ा बूढ़ा नहीं कर सकते। उसके लिए अगर कोई उससे ज़्यादा ही प्रभावित हो रहा है तो उसे पुलिस रिपोर्ट करनी पड़ेगी कि साहब ये हमारे पीस को डिस्टर्ब कर रहा है। जबकि पहले एक सामाजिक तौर पे ही उसको कह दिया जाता भाई ये तहमत बांध के मत हंडा कर रहे, उतनी बात बहुत थी और वो आदमी फिर तहमत बांध के गली में नहीं निकलता था। तो ये जो सामाजिक जो अधिकार हैं हमें वापस समाज को देने पड़ेंगे, तभी ये इम्प्रूव होंगे। अब गांव में अगर हम स्कूल में मान लो शिक्षक नहीं पढ़ा रहा है और गांव में अगर हम जाके उनको बोलें देखिए गुरुजी पढ़ाइए, तो ऐसी बात नहीं, उस पर असर पड़ेगा। दोस्तों, ये थे कर्नल योगेंद्र सिंह जो आज हमारे साथ इस चर्चा में थे। और हमारी कोशिश थी कि जो भी मतलब कोशिश आपने देखा ही, जो हमारा टॉपिक था कि बोलना सीख ले, उसके ऊपर भी बोलो हरियाणवी का मकसद भी यही है कि जो हमारे ग्रामीण परिवेश का युवा है वो बोले, मतलब अपनी बात को अच्छे से समझ के सीखे और उस बात का मतलब इम्पैक्ट उसके बोलने के स्टाइल से, वो अपनी बात को किस तरह से रख रहा है, सुनने वाले पे उस चीज़ का असर पड़ता है। तो मिलते हैं किसी और विषय के साथ, तब तक के लिए अलविदा।